बेटा एक बार वापस सारा थियरीज रिवाइज करवा देता हूँ सो दैट रिकॉर्डिंग में आ जाए, क्योंकि इसके पहले का जो 10 मिनट मैंने बकवास किया वो अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्ड नहीं हुआ। ये तुम लोग भी याद नहीं दिलाते हो कि सर आपने रिकॉर्डिंग चालू नहीं किया। ऐसा क्या चीटिंग करता है, बोलना चाहिए ना। चलो। सो बेटा वी आर टॉकिंग अबाउट द चैप्टर कॉल्ड एज मनी। मनी इज व्हाट मनी डज। मनी इज अ मेजर फॉर मीडियम मेजर स्टैंडर्ड स्टोर। मीडियम का मतलब मेजरमेंट वैल्यू, मेजर मीडियम ऑफ एम, मीडियम मेजर स्टैंडर्ड स्टोर, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजरमेंट वैल्यू, स्टोर वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। बार्टर सिस्टम में कुछ डिफिकल्टीज थी, लाइक लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स, दो लोगों के वॉन्ट्स कोइंसाइड हो ये जरूरी नहीं है। फिर लैक ऑफ मेजरमेंट वैल्यू, गुड्स का वैल्यू बार्टर सिस्टम में पता नहीं चलता था। लैक ऑफ स्टोर वैल्यू, हम पेरिशेबल गुड्स को बार्टर सिस्टम में स्टोर करके नहीं रख सकते थे। देन प्रॉब्लम ऑफ इनडिविजिबल गुड्स, जैसे कि लाइव स्टॉक, वो इनडिविजिबल होता है, उसको काट के थोड़ी दे सकते हैं। अब अगर मेरे पास घोड़ा है तो मैं थोड़ी ना घोड़े को आधा काट के बोलेगा ये आधा घोड़ा तेरा, ये आधा घोड़ा मेरा। बिकॉज लाइव स्टॉक के केस के अंदर हम लोग उसको डिवीजन नहीं कर सकते हैं। एंड बार्टर सिस्टम में फ्यूचर पेमेंट्स भी नहीं हो सकता था। तो ये सारी डिफिकल्टीज थी बार्टर सिस्टम की। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट डिमांड फॉर मनी, हमको उसमें कुछ थियरीज पढ़ना है। सो बेसिकली चैप्टर नंबर 8 जो है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है डिमांड फॉर मनी, दूसरा पार्ट है सप्लाई फॉर मनी, और तीसरा पार्ट है मॉनेटरी पॉलिसी। डिमांड फॉर मनी क्या होता है? डिमांड फॉर मनी इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट वी स्पेंड, ना, it is the amount of money that we hold for the purpose of spending। बोलो बराबर। सो थियरीज टोटल कितनी है? 6। पहला थियरी है कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच गिवन बाय आयरविंग फिशर। ही इज अ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, इसको येल अप्रोच बोलते हैं। बुक लिखा था परचेजिंग पावर ऑफ मनी। एंड अकॉर्डिंग टू आयरविंग फिशर, money is demanded only for one motive, that is transaction motive, and money has only one function, that is by the name of medium of exchange। इसीलिए फॉर्मूला क्या बन गया? एम वी इज इक्वल टू पी टी। बेटा टी इज द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, पी इज द प्राइस, वी इज द वेलोसिटी एंड एम इज द मनी सर्क्यूलेटिंग इन द इकोनॉमी। सो बेटा अगर अपन लोगों ने मिलकर 1000 ट्रांजैक्शन किए, प्राइस हर एक ट्रांजैक्शन का 10 रुपया है, तो 1000 इंटू 10, 10,000 रुपए का डिमांड है। अब ये डिमांड करने के लिए सप्लाई करना पड़ेगा। सप्लाई किस पे डिपेंडेंट है? मनी के वेलोसिटी पर। कितना बार मनी सर्क्यूलेट होता है इकोनॉमी के अंदर उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो सपोज करो अगर मनी का जो सर्क्यूलेशन है, जो वेलोसिटी है, वो 5 गुना है, मतलब एक बार अगर करेंसी इशू होता है तो वही करेंसी इकोनॉमी के अंदर 5 बार रोटेट होता है। तो अपने को कितना करेंसी इशू करने का जरूरत है? 2000। सो 2000 इंटू 5 इज 10,000 सप्लाई ऑफ मनी। डिमांड फॉर मनी भी 10,000। देयरफॉर फॉर्मूला क्या बन गया? एम वी इज इक्वल टू पी टी। एम फॉर मनी सर्क्यूलेटिंग इन द इकोनॉमी, वी इज द वेलोसिटी, पी इज द प्राइस, टी इज द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। बट आज के डेट में पैसा जो है वो सिर्फ करेंसी में नहीं होता है, बैंक में भी होता है। तो बैंक के अंदर अगर पैसा सर्क्यूलेट हो रहा है तो हम उसको एम डैश वी डैश बोलते हैं। एम डैश इज द मनी सर्क्यूलेटिंग इन बैंकिंग सिस्टम, वी डैश इज द वेलोसिटी ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। सो एम वी प्लस एम डैश वी डैश इज इक्वल टू पी टी। फिर बेटा दूसरा अप्रोच आया, कैश बैलेंस अप्रोच। दिस वॉज गिवन बाय नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। पहले वाले में क्या बोला था? कैश ट्रांजैक्शन। दूसरे वाले में बोल रहे हैं कैश बैलेंस। एसी पिगू अल्फ्रेड मार्शल ने प्रमोट किया। इसको हम लोग केम्ब्रिज अप्रोच भी बोलते हैं। इन दिस अप्रोच मनी हैज टू मोटिव्स।
वन इज ट्रांजैक्शन मोटिव, वन इज प्रिकॉशन मोटिव। प्रेजेंट को सिक्योर करते करते, प्रेजेंट के नीड्स को फुलफिल करते करते फ्यूचर का सेफ्टी के बारे में सोचते हैं, तो वो प्रिकॉशन। ये रिप्लाई तो दो चैट बॉक्स में बराबर। सो कहना ऐसे ट्रांजैक्शन का मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज, प्रिकॉशन का मतलब स्टोर वैल्यू। अब ले, कहना ऐसे पैसा सिर्फ आज के लिए है कि फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए भी है? फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए भी है। सो फॉर्मूला बन गया एम डी इज इक्वल टू के पी वाई। के इज अ फिक्स्ड कांस्टेंट, पी इज द प्राइस लेवल, वाई इज द इनकम, पी वाई इज द नॉमिनल नेशनल इनकम। So 20% of 1 lakh rupees is kept for precautionary motive. I repeat, 20% of the income is kept as a precautionary motive. So MD is equal to KPY. ये बैलेंस, ये कॉन्सेप्ट का नाम था कैश बैलेंस अप्रोच। फिर आया बेटा लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी गिवन बाय जेएम कीन्स, जिसके अंदर कितने मोटिव्स हैं? पहले अप्रोच में एक था, दूसरे अप्रोच में दो है। अब लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी में कितने मोटिव्स हैं? तीन। एक ट्रांजैक्शन, एक प्रिकॉशन और एक स्पेक्यूलेशन। ये बराबर। अब ये जो ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशन मोटिव है, वो इनकम पर डिपेंडेंट है, इंटरेस्ट पर डिपेंडेंट नहीं है। सो ये अपन ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशन के लिए जो मनी हम डिमांड करते हैं, वो इनकम पर डिपेंडेंट है। इसका मतलब हायर द इनकम, हायर इज द मनी डिमांडेड, लोअर द इनकम, लोअर इज द मनी डिमांडेड फॉर ट्रांजैक्शन एंड प्रिकॉशन मोटिव। डायरेक्ट रिलेशनशिप आएगा। डिपेंडेंट है तो इलास्टिक। पर क्या ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशन के लिए इंटरेस्ट पर डिपेंडेंट है अकॉर्डिंग टू कीन्स? So, according to Professor Keynes, money demanded for transaction and precaution is not dependent on interest. And therefore, it is interest inelastic. पर कीन साथ में क्या बोला? सिर्फ ट्रांजैक्शन, सिर्फ प्रिकॉशन थोड़ी है, मैं तो स्पेक्यूलेट भी करता हूं। स्पेक्यूलेट का मतलब कहना है से, मैं बॉन्ड्स में, एफडी के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर, इक्विटी मार्केट के अंदर स्पेक्यूलेट कर सकते हैं। स्पेक्यूलेटिव मोटिव, मोटिव मतलब इन्वेस्टमेंट मोटिव। आप पैसे को और पैसा कमाने का मौका देते हैं। मनी शुड नॉट बी केप्ट आइडल। सो आफ्टर ट्रांजैक्शन, आफ्टर प्रिकॉशन, अगर तेरे पास और थोड़ा पैसा बच रहा है, ट्रांजैक्शन हो गया, प्रिकॉशन हो गया, उसके बाद भी अगर पैसा बच रहा है, तो कीन्स क्या बोलता है? भाई तुम लोगों को ये पैसे को स्पेक्यूलेट करना चाहिए, पैसे को और पैसा कमाने का मौका देना चाहिए। सो इट इज इनकम एंड इंटरेस्ट इलास्टिक। इनकम इलास्टिक भी है, इंटरेस्ट इलास्टिक भी है। मतलब मनी डिमांडेड इज डिपेंडेंट ऑन इनकम, मनी डिमांडेड इज डिपेंडेंट ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट। फॉर विच मोटिव? स्पेक्यूलेटिव। सो लेक ये याद रख, ट्रांजैक्शन प्रिकॉशन रहेगा तो इनकम इलास्टिक, इंटरेस्ट इन इलास्टिक। बट अगर स्पेक्यूलेटिव मोटिव रहेगा तो इनकम इलास्टिक एंड इंटरेस्ट इलास्टिक, दोनों इलास्टिक स्पेक्यूलेटिव मोटिव में। अब इनकम के साथ तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, बट इंटरेस्ट के साथ इनवर्स है। सो लेक अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है, तो व्हाट शुड वी डू? शुड वी होल्ड मोर मनी कि वी शुड इन्वेस्ट मोर मनी? मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है, तो शुड आई होल्ड मोर मनी फॉर स्पेक्यूलेशन, क्या आई शुड स्पेक्यूलेट? इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सो आइए अपन मनी डिमांडेड कम, मैं होल्ड कम करेगा, तो रिलेशनशिप क्या आया? इनवर्स।
बोलो बराबर है। इसीलिए अपने को जो कर्व बना वो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बना। एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मनी डिमांडेड विल बी लेस। एट 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट द मनी डिमांडेड विल बी मोर। 2% पे कोई भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो वो बन जाएगा एल टी। एल टी मतलब लोकमान्य तिलक टर्मिनल। एल टी मतलब लिक्विडिटी ट्रैप। बोलो बराबर है। लिक्विडिटी ट्रैप। लेख तेरे को चैप्टर 8 में बहुत डिफिकल्टी था। लेख शौर्य एंड यासीन, यू थ्री आर माई प्राइमरी कंसर्न। अब मैंने दो सिचुएशन लिखा है लेख। मेरे को बता, पहले सिचुएशन में क्या करना चाहिए। अगर करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है और इकोनॉमी में नॉर्मली 6% चलता है। करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना टका? 8। नॉर्मली कितना परसेंट चलता है? 6। तो प्रोड्यूसर तो हम क्या करेंगे? विल वी इन्वेस्ट एट 8%? बाकी के लोग भी जवाब दो भाई। इन्वेस्ट करेंगे। क्यों इन्वेस्ट करेंगे? क्योंकि शौर्य वी गेट 2% एक्स्ट्रा। करेक्ट है कविता। लेक सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा नहीं है। अब फ्यूचर में रेट ऑफ इंटरेस्ट वापस 6% हो जाएगा। तो मेरे बॉन्ड्स का वैल्यू बढ़ जाएगा, कैपिटल गेन मिलेगा। 8% बॉन्ड का वैल्यू ज्यादा कि 6% बॉन्ड का वैल्यू ज्यादा? 8% के बॉन्ड का वैल्यू ज्यादा रहेगा। तो दो मोटिव है लेक। कैन आई से एट 8% आई विल इन्वेस्ट मनी इफ आई एक्सपेक्ट द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू फॉल इन द फ्यूचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मुझे लगता है कि फ्यूचर में रेट ऑफ इंटरेस्ट वापस 6% पर आ जाएगा तो मैं 8% पे इन्वेस्ट करेगा, तो मुझे कैपिटल गेन मिलेगा। बोलो बराबर है। क्लियर है। समझा है। एंड वाइस वर्सा सिनेरियो। और दूसरे वाला केस में मैं इन्वेस्ट नहीं करेगा। अभी 4% है, नॉर्मली 6% है। तो मुझे क्या लगेगा कि फ्यूचर में 6% पर जाएगा। तो 4% के बॉन्ड की वैल्यू 2% की रह जाएगी। मेरा लॉस हो जाएगा। कैपिटल लॉस, यस अब्दुल्ला। सो बेटा कितना थियरीज पढ़ के हो गया? 3। एक कैश ट्रांजैक्शन, एक कैश बैलेंस, और एक लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी। बोलो क्लियर। फिर बेटा पोस्ट केनिशियन में एक आदमी था बाउमोल और टोबिन। बाउमोल एंड टोबिन ने इन्वेंट्री अप्रोच टू ट्रांजैक्शन बैलेंस दिया, जहां पर बाउमोल और टोबिन बोलते हैं कि मनी शुड नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांजैक्शन प्रिकॉशन स्पेक्यूलेशन, दे शुड बी ट्रीटेड एज अ स्टॉक। ये बराबर। थोड़ा थोड़ा लेते जाओ, जब जिधर इस्तेमाल करने का है वापरते जाओ। पैसे को इन्वेंट्री की तरह ट्रीट करो, पैसे को स्टॉक की तरह ट्रीट करो। पैसा इज अ रियल कैश बैलेंस। मनी शुड नॉट बी ट्रीटेड फॉर ट्रांजैक्शन प्रिकॉशन एंड स्पेक्यूलेशन। सो बेटा कीन्स क्या बोलता था? मनी शुड बी डिमांडेड फॉर टीपीएस, ट्रांजैक्शन प्रिकॉशन स्पेक्यूलेशन। जबकि बाउमोल और टोबिन क्या बोलते हैं कि मनी डिमांडेड शुड बी फॉर रियल कैश बैलेंसेस। अकॉर्डिंग टू कीन्स मनी डिमांडेड वाज अ फंक्शन ऑफ इनकम एंड इंटरेस्ट। मतलब मनी का डिमांड इनकम और इंटरेस्ट पर डिपेंडेंट है। जबकि बाउमोल के हिसाब से इनकम इंटरेस्ट तो है ही, साथ में कॉस्ट ऑफ ट्रांसफरिंग कैश बैलेंस इनटू इंटरेस्ट बेयरिंग बॉन्ड्स। ये इतना बड़ा प्रवचन क्या दिया है? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ट्रांसफरिंग रियल कैश बैलेंस इनटू बॉन्ड बैलेंस?
ब्रोकरेज फी। सो कैन आई से अकॉर्डिंग टू बाउमोल देर आर थ्री फैक्टर्स जिस पे मनी डिमांडेड डिपेंडेंट है: इनकम, इंटरेस्ट एंड ब्रोकरेज। आर वी क्लियर विद दैट? फिर कीन्स क्या बोलता है कि मनी डिमांडेड फॉर ट्रांजैक्शन एंड प्रिकॉशन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट। इसीलिए लेख अपन ने बोला था ट्रांजैक्शन प्रिकॉशन में इंटरेस्ट इन इलास्टिक। बट बाउमोल क्या बोलता है? मनी डिमांडेड इंटरेस्ट का भी फंक्शन है फॉर ट्रांजैक्शन एंड प्रिकॉशन। सो अकॉर्डिंग टू कीन्स मनी डिमांडेड फॉर ट्रांजैक्शन प्रिकॉशन इंटरेस्ट पे डिपेंडेंट नहीं है। अकॉर्डिंग टू बाउमोल वो इंटरेस्ट पे डिपेंडेंट है। आर वी क्लियर विद दैट? फिर बेटा एक तला हुआ आदमी आया, मिल्टन फ्राइडमैन। मिल्टन फ्राइडमैन ने अपना रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी दिया। मिल्टन फ्राइडमैन क्या बोलता है? ट्रांजैक्शन हो गया, प्रिकॉशन हो गया, स्पेक्यूलेशन हो गया, अब क्या करेंगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे। ये हवन नहीं करेंगे। क्या करना चाहिए? फिजिकल असेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। सो ट्रांजैक्शन हो गया, प्रिकॉशन हो गया, स्पेक्यूलेशन फाइनेंशियल असेट्स में हुआ। तो मिल्टन फ्राइडमैन क्या बोलता है? मिल्टन फ्राइडमैन बोलता है कि यू शुड इन्वेस्ट योर मनी इन सच एरियाज वेयर यू गेट अ परमानेंट इनकम। जैसे कि फिजिकल असेट्स के अंदर, प्रॉपर्टी के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट किया तो कहना से लेक अपने को रेंट मिलेगा। तो तूने एक एडिशनल फैमिली मेंबर को ऐड कर दिया। और दूसरा फायदा क्या है शौर्य? दूसरा फायदा रिलेटिव रिटर्न ऑन असेट्स। मतलब फ्यूचर में जाकर वो कैपिटल गेन हो सकता है। जो प्रॉपर्टी आज करोड़ रुपए की है, आज से 10 साल के बाद 2 करोड़ रुपए की हो जाएगी। सो मिल्टन फ्राइडमैन के हिसाब से वी शुड इन्वेस्ट इन विच असेट्स? फिजिकल असेट्स। फिर अकॉर्डिंग टू इन हिम मनी डिमांडेड इज डिपेंडेंट ऑन फोर फैक्टर्स: वेल्थ, प्राइस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड इन्फ्लेशन। वेल्थ का 5 कैटेगरी बना डाला। वेल्थ के अंदर मनी है, वेल्थ के अंदर बॉन्ड्स है, वेल्थ के अंदर इक्विटी है, फिजिकल असेट्स है, और सबसे इंपॉर्टेंट हम ह्यूमन कैपिटल। तो वेल्थ ज्यादा तो मनी डिमांडेड ज्यादा, वेल्थ कम तो मनी डिमांडेड कम। अगर इकोनॉमी में चीजों के प्राइसेस बढ़ गए तो ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए ज्यादा पैसा होल्ड करना पड़ेगा। पहले रिक्शा 18 रुपए में था, फिर 23 हो गया, आज 26 रुपया हो गया 1 किलोमीटर के लिए, 1.5 किलोमीटर के लिए। सो क्या हुआ? प्राइस बढ़ा तो ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए पैसा भी ज्यादा रखना पड़ा। रिलेशनशिप डायरेक्ट है। फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जिंदाबाद। अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का बात करूं तो कहना है से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जो खो या वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा है इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है लेख। आई रिपीट, इफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज हाई इट मीन्स दैट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाई। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई रहेगा तो मनी डिमांडेड कम, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम, तो मनी डिमांडेड ज्यादा। तो रिलेशनशिप आया इनवर्स। बराबर है शौर्य। यासीन, क्या ये सारी चीजें क्लियर है? तुमको अगर कोई चीज नहीं समझ रहा है तो मुझे बताओ। फिर बेटा प्राइस और इन्फ्लेशन ये सेम नहीं है। प्राइस के अंदर हमने ट्रांजैक्शन मोटिव के बारे में बात किया, जबकि इन्फ्लेशन के अंदर हम लोग
स्पेक्यूलेटिव मोटिव के बारे में बात करेंगे। सो अगर इन्फ्लेशन है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो मनी डिमांडेड फॉर स्पेक्यूलेटिव मोटिव कम हो जाएगा। ये बराबर। एंड द फाइनल थियरी इज डिमांड फॉर मनी एज अ बिहेवियर टुवर्ड्स रिस्क। ये थियरी दिया गया था बाय एन इकोनॉमिस्ट कॉल्ड एज टोबिन। टोबिन क्या बोलता है कि जो मनी डिमांड है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी। बेटा रिस्क है तो बोल लेक, रिस्क है तो। वेरी गुड फैजान। ये जो भी बेवड़ा बोला ना रिस्क है तो इश्क है, इतना लाफा मारूंगा ना तेरे को लेक। रिस्क है तो रिटर्न है, रिस्क है तो रिवॉर्ड है। हर्षद मेहता का स्कैम हुआ था उसमें ये रिस्क है तो इश्क है। नहीं नहीं, रिस्क है तो रिवॉर्ड है। हायर द रिस्क। करेक्ट कविता। बोलो। हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न। अब तेरे को क्या लगता है लेक, सबका रिस्क टेकिंग एबिलिटी सेम होता है क्या अलग अलग होता है? कोई रिस्क ज्यादा लेता है तो कोई रिस्क कम लेता है। और दूसरा, हमारा जो इन्वेस्टमेंट्स है वो किस पे डिपेंड करता है? द इन्वेस्टमेंट्स विच आर देयर इज डिपेंडेंट ऑन द टेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल। मैं शादी के पहले मेरा रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज्यादा था, शादी के बाद कम हो गया, बच्चा आने के बाद नेगेटिव में चला गया है रिस्क टेकिंग एबिलिटी। अच्छा, जब मेरा शादी नहीं हुआ था तब इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करता था। जैसे ही शादी हुआ मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट, बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। और जैसे ही बच्चा हुआ कहना ऐसे मैंने पीपीएफ, इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटीज में पैसा डाल दिया। यस फैजान। तो यहाँ पर हमने स्टॉक मार्केट का एग्जांपल लिया था, बहुत सारी चीजें मैंने डिटेल में समझाई थी। सो टोटल कितना थियरीज? 6। चलो, पहला थियरी का नाम कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच, दूसरे थियरी का नाम कैश बैलेंस अप्रोच, तीसरे थियरी का नाम लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी, चौथे थियरी का नाम इन्वेंट्री अप्रोच, पांचवे थियरी का नाम रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी, और सातवें थियरी का नाम, सॉरी, सिक्स्थ थियरी का नाम बिहेवियर टुवर्ड्स रिस्क। हाँ, मेरे इन्वेस्टमेंट्स के बारे में भी पता चला था डिटेल में। चलो, तो विद दैट आई हैव कंप्लीटेड यूनिट नंबर 1। मैं आपको 15 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, गो थ्रू एंटायर यूनिट नंबर 1। यासीन, लेक, शौर्य, स्पेशली यू 3, क्योंकि आप लोगों ने मेरे फुल फ्लेजेड लेक्चर्स नहीं देखे हैं। बाकी के लोगों ने तो मेरा फुल फ्लेजेड लेक्चर्स दिया है, तो दे नो द एग्जाम्पल्स ऑल्सो विच आई एम स्पीकिंग अबाउट। सो यासीन, शौर्य एंड लेक, यूनिट नंबर 1, यू हैव 15 मिनट्स। एमसीक्यू सॉल्व करना है, एमसीक्यू सॉल्व करो। कोई क्वेश्चन में डाउट है, कोई डिफिकल्टी है, मेरे को बताओ। मैं 3:30 को यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेगा। चलो बेटा, क्लियर है? यूनिट 1 में किसी को कोई क्वेरी, कोई डाउट? बोल मैत्री, एनी क्वेश्चंस? ओके। यासीन, शौर्य, लेक, आर वी ऑल क्लियर? गिव मी अ थम्स अप इन ऑर्डर टू गो अहेड। यासीन इज क्लियर, शौर्य इज क्लियर, लेक इज क्लियर। चलो, तो नेक्स्ट यूनिट पे जाते हैं, दैट इज सप्लाई ऑफ मनी। आज मुंबई वाले सब गायब है, बहुत लेट लेट हुआ था ना ये चैप्टर, तो सबको आता रहेगा आई थिंक।
15-20 दिन पहले ही ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है। चलो। सो बेटा, यूनिट 2, मनी सप्लाई। बेटा इसके अंदर सारे फॉर्मूलाज है। सबसे पहला, डू यू वांट मी टू रिवाइज दीज फॉर्मूलाज? M1, M2, M3, M4 के हमको आते हैं, फॉर्मूलाज है। अपने को बाय हार्ट तो करना ही पड़ेगा, देर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव। बट हर एक फॉर्मूला का एक लॉजिक है, वो लॉजिक आपको पता होना चाहिए। आता है? दैट्स ग्रेट। सो बेटा M1 का फॉर्मूला क्या है? करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंकिंग सिस्टम प्लस अदर डिपॉजिट्स विद RBI। अदर डिपॉजिट्स विद RBI में क्या आता है बेटा? सेंट्रल बैंक के पास जो गवर्नमेंट का पैसा है, फॉरेन सेंट्रल बैंक का पैसा है, फॉरेन सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पैसा है, ऑल दैट इज कंसिडर्ड एज अदर डिपॉजिट्स विद RBI। यस फैजान। तो इसके अंदर टोटल 11 कॉन्सेप्ट है। M1, M2, M3, M4, NM1, NM2, NM3, L1, L2, L3 और M0। फिर बेटा M2 के अंदर बैंकिंग और पोस्ट ऑफिस दोनों का पैसा है। सो M2 इज इक्वल टू M1 प्लस सेविंग्स डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक। फिर M3 वापस सिर्फ बैंकिंग का पैसा है। सो M1 एंड M3 आर बैंकिंग, M2 एंड M4 आर बैंकिंग प्लस नॉन बैंकिंग पोस्ट ऑफिस। सो M3 का फॉर्मूला इज M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम। बेटा डिमांड डिपॉजिट मतलब करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट। टाइम डिपॉजिट मतलब फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट। M1 और M3 में फर्क क्या है? द डिफरेंस बिटवीन M1 एंड M3 इज द ट्रीटमेंट ऑफ टाइम डिपॉजिट्स। M1 के अंदर हम लोग टाइम डिपॉजिट्स को इंक्लूड नहीं करते हैं, M3 के अंदर हम लोग टाइम डिपॉजिट्स को इंक्लूड करते हैं। सो द डिफरेंस बिटवीन M1 एंड M0 इज द ट्रीटमेंट ऑफ टाइम डिपॉजिट्स। फिर M4 इज इक्वल टू M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस। M2 के अंदर सिर्फ सेविंग्स डिपॉजिट लिया था, जबकि M4 के अंदर टोटल डिपॉजिट्स लिया है। लेक, शौर्य एंड यासीन, क्या M1, M2, M3, M4 में कोई डाउट? क्वेश्चन मार्क? बेटा आपको जवाब देना है। आर वी क्लियर विथ M1, M2, M3, M4? सो बेटा यासीन, M1 एंड M3 इज बैंकिंग प्लस पोस्ट ऑफिस। सॉरी, M1 and M3 are only banking, whereas M2 and M4 are banking plus post office. Difference between M1 and M3 is the treatment of time deposits. M1 does not have time deposits, M3 includes time deposits. M1 is called as narrow money, M3 is called as broad money. फिर NM1, NM2, NM3 is only banking का पैसा, L1, L2, L3 इज बैंकिंग प्लस पोस्ट ऑफिस प्लस नॉन बैंकिंग, टोटल कितना इकोनॉमी में मनी का सप्लाई है वो। सो बेटा मेरे को बताओ ना, वाई इज इट इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट द मनी का सप्लाई इन द इकोनॉमी? बिकॉज अगर इकोनॉमी के अंदर मनी का सप्लाई बढ़ जाएगा तो इन्फ्लेशन हो जाएगा, इकोनॉमी में अगर मनी का सप्लाई कम हो जाएगा तो डिफ्लेशन हो जाएगा। अपने को इकोनॉमी के अंदर मनी का सप्लाई क्या चाहिए? स्टेबल चाहिए। लेख, शौर्य, यासीन, परफेक्ट है फैजान, क्लियर हो? आगे। सो
एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी का मतलब M0। M0 का मतलब करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस बैंकर्स डिपॉजिट विथ RBI प्लस अदर डिपॉजिट्स विथ RBI। तो M0 का फॉर्मूला क्या बन गया? C+R, करेंसी प्लस रिजर्व्स। रिजर्व्स के अंदर दो चीजें हैं, बैंकर्स डिपॉजिट विथ RBI प्लस अदर डिपॉजिट्स विथ RBI। फिर बेटा एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लाई हाई पावर्ड मनी को फियाट मनी भी बोलते हैं ना। देख, फियाट मनी अलग होता है। फियाट मनी इज दैट मनी विच इज इशूड ऑन द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। सो मुझे नहीं लगता है कि ये कंपैरिजन राइट है। लेक M0 को हम लोग बेस मनी, हाई पावर्ड मनी, लिक्विड मनी, रिजर्व मनी बोलते हैं। सो बेटा वेरी इंपॉर्टेंट शौर्य, मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर इज डिनोटेड बाय द लेटर M, छोटा m, विच इज इक्वल टू मनी सप्लाई अपॉन हाई पावर्ड मनी। सो अगर इकोनॉमी के अंदर RBI ने 1 लाख रुपीस का सर्कुलेशन किया, 50,000 कैश में, 50,000 बैंक में, तो बैंक में ये 50,000 2.5 लाख हो गया, क्रेडिट क्रिएट हुआ। सो मैत्री, बैंक में कितना पैसा गया था? 50,000। अब कितना हो गया? 2.5 लाख। तो कितना गुना से बढ़ गया? 5 गुना। इसको बोलते हैं क्रेडिट मल्टीप्लायर। जब बैंक में पैसा जाता है तो बैंक क्रेडिट क्रिएट करता है। ये क्रेडिट क्रिएशन के प्रोसेस को बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन। एंड जो नंबर मिला, कितना टाइम्स से मनी का सप्लाई बढ़ा बैंकिंग सिस्टम में, उसको हम बोलते हैं क्रेडिट मल्टीप्लायर। सो लेक, what is the total amount of money in the economy? 50,000 in cash, assuming that the velocity of money is 1, and 2,50,000 in बैंक। सो टोटल 3 लाख रुपया हुआ। 3 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख इज इक्वल टू 3 टाइम्स। 3 टाइम्स इज द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर। बोलो, क्या मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट क्लियर है? मनी मल्टीप्लायर छोटा m इज इक्वल टू मनी सप्लाई बड़ा M अपॉन हाई पावर्ड मनी बड़ा H। यासीन इज क्लियर? शौर्य? लेक? सो जो बैंक से हुआ वो क्रेडिट, एंड कैश एंड बैंक से हुआ वो मनी, करेक्ट। टोटल मनी इन द इकोनॉमी अपॉन द टोटल हाई पावर्ड मनी मैत्री। सो इसीलिए देख मैत्री, मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है? मनी सप्लाई अपॉन द हाई पावर्ड मनी। बराबर मैत्री? चल, तो मनी मल्टीप्लायर के 3 डिटर्मिनेंट्स है। एक तो है बिहेवियर ऑफ द सेंट्रल बैंक, एक है बिहेवियर ऑफ कमर्शियल बैंक, और एक बिहेवियर है पब्लिक का। सेंट्रल बैंक के बिहेवियर में हाई पावर्ड मनी, जितना ज्यादा हाई पावर्ड मनी रहेगा उतना मनी सप्लाई ज्यादा, जितना कम हाई पावर्ड मनी उतना मनी सप्लाई कम। सो हाई पावर्ड मनी और मनी सप्लाई का जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट है। दैट इज द बिहेवियर ऑफ द सेंट्रल बैंक। फिर आता है द रेशियो ऑफ रिजर्व्स टू डिपॉजिट। रिजर्व्स डिपॉजिट किसके पास होते हैं? बैंक्स। उसके अंदर दो रिजर्व्स है फैजान, परफेक्ट। एक रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो, एक एक्सेस रिजर्व रेशियो। रिक्वायर्ड मतलब कंपलसरी है, एक्सेस मतलब ऑप्शनल है। अगर रिजर्व्स ज्यादा रखेंगे तो मनी का सप्लाई कम हो जाएगा।
तो चाहे रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो हो, चाहे एक्सेस रिजर्व रेशियो हो, दोनों भी रिजर्व रेशियोज में द रिलेशनशिप इज इनवर्स। बोलो बराबर है। अब सर रिक्वायर्ड तो समझ में आया, कंपलसरी है, रखना ही पड़ेगा। एक्सेस क्यों रखने का? तो एक्सेस रखने के पीछे तीन वजह है। एक इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट से आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और तीसरा है आउटफ्लो ऑफ मनी। सो देर आर थ्री कॉन्सेप्ट्स। व्हाई डज अ बैंक कीप एक्सेस रिजर्व रेशियो? अ बैंक कीप्स एक्सेस रिजर्व रेशियो फॉर थ्री रीजंस। रीजन नंबर वन, इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा रहेगा तो मैं अपने पास पैसा कम रखेगा। एक्सेस रिजर्व रेशियो में कम रखूंगा तो मनी का सप्लाई बढ़ जाएगा। Why will I keep lesser excess reserves? Because I am getting a good opportunity to enter in the market. So अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा। इंटरेस्ट रेट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दोनों का रिलेशन एक्सेस रिजर्व रेशियो के साथ इनवर्स आएगा। और बेटा आउटफ्लो का मतलब द मनी विच इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम। सो अगर कविता, बैंक्स को लगता है कि पब्लिक पैसे को विड्रॉ करने वाला है, तो बैंक्स को खुद के पास रिजर्व्स। चलो आप लोग मुझे बताओ, अगर बैंक को ऐसा लगता है कि आउटफ्लोज बढ़ने वाले हैं, लोग पैसा विड्रॉ करने वाले हैं, आउटफ्लो बढ़ेगा, विड्रॉवल्स बढ़ेगा, तो एक्सेस रिजर्व रेशियो क्या रखना पड़ेगा? ज्यादा रखना पड़ेगा। कविता आप रॉन्ग हो। अगर बैंक में से लोग पैसा निकालने के लिए आएंगे तो मेरे को कम रिजर्व्स में कैसे काम चलेगा दीदी? रिजर्व्स मुझे ज्यादा रखने पड़ेंगे ना, सो दैट अगर कोई पैसा विड्रॉ करने के लिए आए तो मैं उसको देना पड़े, दे सकूं। सो बेटा रेशियो ऑफ रिजर्व्स टू डिपॉजिट, छोटा आर इज इक्वल टू बड़ा आर अपॉन बड़ा डी। रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो, एक्सेस रिजर्व रेशियो। रिक्वायर्ड कंपलसरी है, एक्सेस ऑप्शनल है। एक्सेस के लिए तीन डिटर्मिनेंट्स है, एक इंटरेस्ट रेट, एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और एक आउटफ्लो। क्या इसमें से कोई पॉइंट वापस रिपीट करने का जरूरत है? कविता, शौर्य, यासीन, लेख। ये लेख तू कोई डाउट पूछ नहीं रहा है? सब क्लियर है लेख? पक्का? चलो तो आगे बढ़ते हैं। फिर बेटा एक और बिहेवियर था, बिहेवियर ऑफ द पब्लिक, दैट इज द रेशियो ऑफ करेंसी टू डिपॉजिट। अब बेटा पब्लिक के डेफिनेशन में सिर्फ आप और मैं नहीं आते हैं। सो लेक पब्लिक का डेफिनेशन अगर तेरे को याद रहेगा तो पब्लिक इंक्लूड्स हाउस होल्ड, फर्म्स, इंस्टीट्यूट्स। सो बिहेवियर ऑफ द पब्लिक के अंदर आता है करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो, छोटा सी इज इक्वल टू बड़ा सी अपॉन बड़ा डी। तो इसके भी तीन फैक्टर्स, एक करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो, अगर लोगों ने करेंसी में पैसा ज्यादा रखा, बैंक्स में डिपॉजिट कम किया, तो क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगा। क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगा तो मनी का सप्लाई कम। सो रिलेशनशिप इनवर्स। फिर बेटा बैंकिंग हैबिट्स या तो फेवरेबल है या तो अनफेवरेबल है। अगर फेवरेबल रहेगा तो मनी का सप्लाई ज्यादा, अगर अनफेवरेबल रहेगा तो मनी का सप्लाई कम। टाइम डिपॉजिट्स टू डिमांड डिपॉजिट्स, अगर लोगों ने बैंक में ज्यादा टाइम के लिए पैसा रखा तो बैंक्स विल बी एबल टू क्रिएट मोर क्रेडिट। मोर टाइम पीरियड मोर क्रेडिट मोर सप्लाई। लेस टाइम पीरियड मतलब ज्यादा डिमांड डिपॉजिट्स रखा, टाइम डिपॉजिट्स कम रखा, टाइम डिपॉजिट्स कम रखा तो लेस टाइम पीरियड, लेस क्रेडिट क्रिएटेड, लेस मनी सप्लाई। सो भाइयों और उनकी बहनों, कहना से दैट मनी सप्लाई के लिए तीन बिहेवियर है।
There are three determinants of money multiplier: behavior of the central bank, that is the stock of high powered money. दूसरा, behavior of the commercial banks, that is the behavior of the commercial banks के अंदर the ratio of reserves to deposit. एंड तीसरा बिहेवियर है पब्लिक का, दैट इज द रेशियो ऑफ करेंसी टू डिपॉजिट. सो छोटा सी इज इक्वल टू बड़ा सी अपॉन बड़ा डी. मैत्री, आई होप क्लियर है. ये मैंने पूरा मनी मल्टीप्लायर को फॉर्मूला कैसे आया है उसका डेरिवेशन दिया है. सो अनदर फॉर्मूला फॉर मनी मल्टीप्लायर is m is equal to 1 upon c upon r plus c. छोटा c is the currency to deposit ratio, छोटा r is the reserve to deposit ratio. सो ये आप एक लोग एक बार गो थ्रू कर लेना. अगर कोई डाउट रहेगा तो मुझे बताना, मैं वापस पढ़ाने के लिए रेडी हूं. अच्छा, इफ देर आर एक्सेस रिजर्व रेशियो तो फॉर्मूला बन जाएगा 1 प्लस सी अपॉन रेक. सी करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो, छोटा आर रेशियो रिजर्व्स टू डिपॉजिट रेशियो, छोटा ई एक्सेस रिजर्व रेशियो. सो एक्सेस रिजर्व्स टू डिपॉजिट रेशियो. एंड मैत्री, आई होप यू आर क्लियर विथ व्हाट इज क्रेडिट क्रिएशन एंड क्रेडिट मल्टीप्लायर. बेटा, क्रेडिट कौन क्रिएट करता है? बैंक. बैंक के अंदर हम पैसा जमा करवाते हैं तो हम उसको बोलते हैं प्राइमरी डिपॉजिट. सो कहना है इसे, जब कस्टमर बैंक में पैसा जमा करवाता है तो वो कौन सा डिपॉजिट? प्राइमरी. जब बैंक कस्टमर को लोन देता है तो बैंक कस्टमर के अकाउंट में पैसा जमा करवाता है, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट. सो अपन ने यहां पर एग्जांपल लिया, इनिशियल डिपॉजिट्स 10,000, रिजर्व रेशियो 10%, and all the transactions are done via banking system. Assuming that there are four banks, कहना इसे बेटा अपना चार बैंक में ही 33,000 रुपए का क्रेडिट क्रिएट हुआ. बैंक ए के पास 10,000 का डिपॉजिट, 10% रिजर्व्स रखा, 9,000 का लोन दिया. Every deposit becomes a loan and every loan becomes a deposit. So ये जो 9,000 का लोन है वो बैंक बी के अंदर डिपॉजिट हुआ. फिर बैंक बी ने 8,000 का लोन दिया. बैंक बी ने जो लोन दिया वो बैंक सी में डिपॉजिट हुआ. बैंक सी ने जो लोन दिया वो बैंक डी में डिपॉजिट हुआ. ये जो प्रोसेस है उसके अंदर मनी मल्टीप्लाई हो रहा है. सो एक फॉर्मूला लगा दे मैत्री, ए इंटू 1/r, 10,000 इंटू 1/10. तो 1 लाख रुपीज इज द क्रेडिट क्रिएटेड. ओरिजिनली इकोनॉमी में था कितना? 10,000. क्रिएट कितना हुआ? 1 लाख. इसका मतलब कहना है इसे 10 गुना से पैसा बढ़ गया, तो क्रेडिट मल्टीप्लायर का वैल्यू 10 टाइम्स. बोलो, क्लियर है? सो रिजर्व्स और क्रेडिट क्रिएशन का रिलेशनशिप यासीन इनवर्स आएगा. अगर बैंक्स ने अपने पास रिजर्व ज्यादा रखा तो क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगा. बैंक्स ने अगर अपने पास रिजर्व्स कम रखा तो क्रेडिट क्रिएशन बढ़ जाएगा. सो द रिलेशनशिप बिटवीन रिजर्व्स एंड क्रेडिट क्रिएशन इज इनवर्स. फिर मैत्री, क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला ए इंटू 1/r, क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला 1/r. बोलो. सो विद दैट मैंने मेरे आपको यूनिट नंबर 2 भी रिवाइज करवा दिया है. डू यू अगेन वांट टू गो थ्रू फॉर द नेक्स्ट 15 मिनट्स? एमसीक्यू सॉल्व करोगे? बेटा, यूनिट 2 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. काफी कंफ्यूजिंग भी है बिकॉज बहुत सारा रिलेशनशिप्स है. डू यू वांट मी टू गिव यू अनदर 15 मिनट्स?
बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है। ओके, सो आई विल स्टार्ट द डिस्कशन एट 4 o'clock। आप लोग एमसीक्यूज करो, कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। M1 M2 M3 M4, L1 L2 L3 L4, NM1 NM2 NM3, ये 10 11 फॉर्मूलाज में से कोई रिपीटेड चाहिए तो बताओ। मनी मल्टीप्लायर क्या है अगर वो चाहिए तो बताओ। डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी मल्टीप्लायर क्या है उसमें डाउट है तो बताओ। क्रेडिट क्रिएशन एंड क्रेडिट मल्टीप्लायर में अगर डाउट है तो मेरे को बताओ। Quickly go through all the concepts of this unit. I will start the lecture again at 4 o'clock। बेटा चलेगा ना अगर मैं ब्रेक आपको 8th चैप्टर का रिवीजन होने के बाद दूंगा तो? यूनिट 3 रिवाइज करेंगे उसके बाद आपको ब्रेक दूंगा। ओके, डन। आई विल स्टार्ट द लेक्चर अगेन एट 4 o'clock। प्लीज रिवाइज एंड लेट मी नो if you want me to explain you any concept again। चलो, रिवाइज करके हो गया क्या? Do you want me to repeat any concept again? अब्दुल्ला, अस्मिता, कविता, मैत्री, यासीन, लेक, शौर्य, फैजान। सो नेक्स्ट यूनिट इज यूनिट नंबर 3। तीन ही कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। सबसे पहला, व्हाट इज द इंट्रोडक्शन, व्हाट इज द मॉनेटरी पॉलिसी। आई थिंक ये सब तुमको पता है कि मॉनेटरी पॉलिसी इज अनाउंस्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक। इट कैन बी अनाउंस्ड मल्टीपल टाइम्स अ ईयर। मॉनेटरी पॉलिसी इज अबाउट मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट। Yes, Shaurya, it is absolutely your choice. I will be starting with chapter number 9 का unit number 1, unit number 4 and unit number 5. So whenever we talk about monetary policy affects the supply of the money. It helps us in controlling inflation and deflation. Then there is monetary policy framework, which is divided into three parts. What are the objectives of monetary policy? What are the analytics of monetary policy? And what is the operating procedure and investment? It is not investment actually, it is instruments. सो बेटा, एनालिटिक्स का मतलब होता है मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, या तो चैनल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में मनी का सप्लाई कम करने के लिए चार तरीके हैं। एक इंटरेस्ट रेट चैनल, एक एक्सचेंज रेट चैनल, एक चैनल का नाम क्वांटम चैनल, और एक चैनल का नाम है असेट प्राइस चैनल। सो बेटा, अगर इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देना चाहिए। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के वजह से लोन्स, डिमांड, इन्वेस्टमेंट, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, O&E इज आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, ये सब कम हो जाएगा। और अगर ये सब कम हो जाएगा तो मनी का सप्लाई भी कम हो जाएगा। क्या इंटरेस्ट रेट चैनल क्लियर है? यही आपके टेक्स्ट बुक के अंदर इसका नाम कुछ और दिया गया है, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट चैनल।
सो बेटा ये वाला जो चैनल है इसका नाम इंटरेस्ट रेट चैनल है। चल बेटा पहले वाला चैनल में किसी को कोई डाउट, प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। नो, पक्का मैत्री। फिर वेरी इंपॉर्टेंट इज द एक्सचेंज रेट चैनल। अब इसके लिए आपको अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन क्या है वो पता होना चाहिए। डोमेस्टिक करेंसी इज $1 इक्वल टू ₹85। जब प्राइस कम वैल्यू ज्यादा हो जाता है तो उसको अप्रिसिएशन बोलते हैं। सो इन अप्रिसिएशन द प्राइस हैज फॉलन डाउन बट द वैल्यू हैज गॉन अप, तो अपना करेंसी अप्रिशिएट हो गया। और डेप्रिसिएशन के अंदर प्राइस हैज गॉन अप बट वैल्यू हैज फॉलन डाउन। तो बेटा अप्रिसिएशन में एक्सपोर्ट कम हो जाते हैं और इंपोर्ट्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि इंपोर्ट सस्ता हो गया एक्सपोर्ट महंगा हो गया। फिलहाल तो सिर्फ डेप्रिशिएट हो रहा है। सो अप्रिसिएशन गवर्नमेंट को कब करना चाहिए? जब इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन है, क्योंकि अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है तो डोमेस्टिक गुड्स महंगे हैं, तो डोमेस्टिक गुड्स को सब्स्टिट्यूट करने के लिए इंपोर्टेड गुड्स होने चाहिए। पर अगर इंपोर्टेड गुड्स भी महंगे रहेंगे तो अपना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होएगा। इंपोर्टेड गुड्स को सस्ता करना है, इंपोर्टेड गुड्स को सस्ता करने के लिए अप्रिसिएशन का पॉलिसी यूज करो। और अगर इकोनॉमी के अंदर रिसेशन है तो वी शुड यूज द पॉलिसी ऑफ डेप्रिसिएशन। सो बेटा मेरे को बताइए, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन वी शुड यूज द पॉलिसी ऑफ अप्रिसिएशन, एंड बेटा ड्यूरिंग रिसेशन वी शुड यूज द पॉलिसी ऑफ डेप्रिसिएशन। अगर डेप्रिसिएशन का पॉलिसी का बात करूं तो कहना है इसे डेप्रिसिएशन के वजह से एक्सपोर्ट बढ़ जाता है और इंपोर्ट कम हो जाता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन के वजह से इंपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं और एक्सपोर्ट्स सस्ते हो जाते हैं। तो जब इकोनॉमी में रिसेशन है तो हमें गुड्स को एक्सपोर्ट नहीं करना है, कि करना चाहिए सामने वाली कंट्री के लिए महंगा, करेक्ट। तो जब हम इंपोर्ट कर रहे, हमारे लिए इंपोर्ट्स महंगा हो गया तो सामने वाले के लिए एक्सपोर्ट सस्ता हो गया। तो एक्सपोर्ट्स बढ़ाना चाहिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिसेशन, क्योंकि अपने कंट्री के अंदर आउटपुट एम्प्लॉयमेंट इनकम के लेवल्स कम है, उस लेवल को बढ़ाने के लिए डेप्रिशिएट कर दो करेंसी को। फिर बेटा क्वांटम चैनल, दिस दैट इज आपके टेक्स्ट बुक के अंदर इसका नाम दिया गया है एज कैश फ्लो चैनल। Can I say monetary policy affects the interest rates? Interest rates affects the reserves of the bank. बेटा क्या पहला दो चैनल में से कोई चैनल रिपीट करने का जरूरत है? हैव यू अंडरस्टूड व्हाट इज इंटरेस्ट रेट चैनल? हैव यू अंडरस्टूड व्हाट इज एक्सचेंज रेट चैनल? एक्सचेंज रेट चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है। आई रिपीट, अगर इन्फ्लेशन है तो अप्रिशिएट योर करेंसी सो दैट योर एक्सपोर्ट्स आर लेस एंड योर इंपोर्ट्स आर मोर। So domestic goods which are expensive will be substituted by imported goods. Vice versa will happen during the time of recession. Recession के टाइम पर depreciate your currencies so that your imports are less and your exports are more, which will help the economy to the path of recovery. फिर monetary policy affects the interest rate and interest rate will affect the lending of the bank.
इफ बैंक का रिजर्व्स बढ़ाना पड़े, देखो अगर CRR, SLR, बैंक रेट, ये सब रेट्स बढ़ गए तो बैंक के रिजर्व्स बढ़ जाएंगे। बैंक के अगर रिजर्व्स बढ़ जाएंगे तो लोन्स कम हो जाएगा। लोन्स कम हो जाएगा तो डिमांड, इन्वेस्टमेंट, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड मनी सप्लाई भी कम। Like, can I say it affects the balance sheet of the companies? सर, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो कैन आई से रीपेमेंट बढ़ जाएगा। लोन के ऊपर पे करना पड़ता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो आपका जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो बढ़ जाएगा। रीपेमेंट बढ़ेगा तो आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए कम पैसा बचेगा। और अगर इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा बचेगा तो मनी का सप्लाई इवेंचुअली इकोनॉमी में कम हो जाएगा। बराबर है लेख। अब लेख कहना है इसे, इट विल हैव अ इनडायरेक्ट इंपैक्ट ऑन द बैलेंस शीट। क्योंकि तूने अगर 8% पर बॉन्ड्स खरीदा था, कंपनी ने जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% था तभी बॉन्ड खरीद कर रखा, पर अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 से बढ़कर हो गया 10%, तो तेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो बॉन्ड्स का वैल्यू है वो गिर जाएगा। तो तेरा जो बैलेंस शीट है वो स्ट्रांग दिखेगा कि तेरा बैलेंस शीट वीक दिखेगा? वीक दिखेगा। तूने लिया था 8% पे, चल रहा है 10%, मतलब तेरे को कैपिटल लॉस है। अगर तूने बुक किया तो तूने सेल किया तो उसका वैल्यू कम दिखेगा। तो बैलेंस शीट के अंदर वैल्यू कम दिखेगा तो तेरा बैलेंस शीट वीक दिखेगा। एंड द फाइनल चैनल इज बाय द नेम ऑफ असेट प्राइस चैनल। असेट प्राइस चैनल के अंदर either we invest in bond market or we invest in equity market during the time of inflation. Because the rate of interest is high, people are encouraged to invest in the bond market. बॉन्ड मार्केट के लिए पैसा किधर से आएगा? इक्विटी में से विड्रॉ करके आएगा। तो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कम, बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट ज्यादा, लिक्विडिटी कम हो गया तेरा, क्योंकि तेरा पैसा बॉन्ड में अटक गया। देख, बॉन्ड मार्केट मतलब फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए पैसा अटक गया। इक्विटी में लिक्विडिटी ज्यादा होता है, बॉन्ड मार्केट में लिक्विडिटी कम होता है। इन्फ्लेशन के टाइम पे बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ने के वजह से ओवरऑल इकोनॉमी में लिक्विडिटी कम तो मनी सप्लाई कम। एंड वाइस वर्सा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिसेशन। बराबर है यासीन? लेख एंड शौर्य। फिर बेटा, देर आर ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। RBI announces the monetary policy. It tries to control inflation and recession so that we get price stability, for which they need to select tools which will result into economic growth and development, which is your final target. What are the instruments? There are two instruments: quantitative and qualitative. Quantitative affects the amount of the money, qualitative gives direction, flow और channelization to the money. क्वांटिटेटिव में अगर इकोनॉमी में 100 रुपया है तो 100 रुपए का बढ़ाकर 120 कर देंगे, या तो 100 रुपए को कम करके 80 रुपया कर देंगे। क्वांटिटी ऑफ मनी इज रेस्ट्रिक्टेड। जबकि सिलेक्टिव मेथड के अंदर, डिस्क्रिमिनेटिंग के अंदर, वी ओनली अफेक्ट द फ्लो ऑफ मनी। इकोनॉमी में 100 रुपया है, आज भी 100 ही रुपया है, सिर्फ उसकी दिशा हम बदल देंगे। सो क्वांटिटेटिव इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, क्वालिटेटिव इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्क्रिमिनेटरी। क्वालिटेटिव इज सिलेक्टिव, क्वांटिटेटिव इज नॉट अ सिलेक्टिव। और इसके अंदर बेटा ये सारे कॉन्सेप्ट्स है: CRR, SLR, bank rate, repo rate, reverse repo rate. Do you want me to explain any of these concepts? CRR, cash reserve ratio; SLR, statutory liquidity ratio; bank rate,
फिर आता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंदर रेपो और रिवर्स रेपो रेट। फिर एक फैसिलिटी है जिसका नाम है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जिसमें पेनल्टी रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। फिर आता है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, जिसमें शॉर्ट टर्म के लिए बॉन्ड्स इशू होते हैं। और आता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, जिसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए बॉन्ड्स इशू होते हैं या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का इशू होता है। डू यू वांट मी टू रिपीट एनी ऑफ दीज कॉन्सेप्ट? डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। CRR, cash reserve ratio, SLR, statutory liquidity ratio. CRR is maintained by the commercial bank with itself, okay, with the central bank. SLR, statutory liquidity ratio, maintained by the commercial banks with itself in the form of liquid assets like bonds, government securities, gold, silver. Then bank rate was earlier known as a rediscounting rate. It is the rate at which commercial bank rediscounts the bills of exchange with the central bank. आज के डेट में बैंक रेट इज द लॉन्ग रन या लॉन्ग टर्म रेपो रेट. Repo rate is the rate at which commercial bank borrows money from the central bank by selling securities with a ma kasam, with a promise to repurchase it on a future date. तो कमर्शियल बैंक को अगर लोन चाहिए तो वो सेंट्रल बैंक से लोन मांगता है. लोन मांगते वक्त उसको सिक्योरिटी सेल करना पड़ता है विथ प्रॉमिस टू रीपर्चेस इट ऑन अ फ्यूचर डेट. रेपो रेट का उल्टा रिवर्स रेपो रेट. रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक बोरोज मनी फ्रॉम द कमर्शियल बैंक बाय सेलिंग सिक्योरिटीज विथ अ प्रॉमिस टू रीपर्चेस इट ऑन द फ्यूचर डेट. मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इज अ पीनल रेट ऑफ इंटरेस्ट. आपने ऑलरेडी लोन ले लिया, रेपो रेट के थ्रू आपने लोन लिया, पर फिर भी आपको और पैसा चाहिए. अगर आपको और पैसा चाहिए तो आपको एक पेनल्टी रेट ऑफ इंटरेस्ट भरना पड़ेगा. फिर मार्केट स्टेबिलाईजेशन स्कीम, जब इकोनॉमी के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की वजह से मनी का सप्लाई बढ़ जाता है तो देश के अंदर से लिक्विडिटी खींचने के लिए हम बॉन्ड्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करते हैं, जिससे कि डोमेस्टिक मार्केट के अंदर जो लोग हैं वो लोग पैसा अपने गवर्नमेंट को दे दे, जिससे लिक्विडिटी कम हो जाए. तो एक तरफ से पैसा आया जिसकी वजह से लिक्विडिटी बढ़ गया, तो दूसरी तरफ से हमने पैसा ले लिया जिससे लिक्विडिटी कम हो गया. मार्केट स्टेबिलाईजेशन स्कीम. नहीं, ये हमने किया था 2003 में, नॉट ड्यूरिंग एलपीजी. एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन में बाइंग एंड सेलिंग ऑफ, आई रिपीट, ओपन मार्केट ऑपरेशन में देर इज अ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स. सो इन्फ्लेशन के टाइम पर मनी का सप्लाई ज्यादा होता है तो आरबीआई को सेल करना चाहिए. अगर आरबीआई सेल करेगा तो पब्लिक बाय करेगा, जिससे मनी सप्लाई कम हो जाएगा. फिर बेटा क्वालिटेटिव मेजर्स के अंदर मार्जिन रिक्वायरमेंट. अगर एक फार्मर आया तो उससे 20% मार्जिन लेगा, अगर एक इंडस्ट्रियलिस्ट आया तो उससे 30% मार्जिन लेगा. दोनों को लोन 1 लाख रुपए का चाहिए, पर फार्मर को लोन 80,000 का मिलेगा, जबकि इंडस्ट्रियलिस्ट को लोन 70,000 का ही मिलेगा. तो मैंने क्या किया, भेदभाव, डिस्क्रिमिनेट, मार्जिन लिया, फार्मर से कम लिया, इंडस्ट्रियलिस्ट से ज्यादा लिया. फिर क्रेडिट रेशनिंग. तो इकोनॉमी के अंदर 100 रुपए का लोन जाता है, उसमें से 20 रुपया प्राइमरी सेक्टर, 30 रुपया सेकेंडरी सेक्टर, 30 रुपया टर्शियरी सेक्टर को जाता है. तो इसको अपन ने चेंज कर दिया. हमने प्राइमरी के अंदर 35 चैनल दे दिया, रास्ता दे दिया. प्राइमरी में 35% गया, सेकेंडरी के अंदर 25% गया, और टर्शियरी के अंदर 40% गया. तो हमने बेसिकली क्या किया, क्रेडिट को रेशन किया, क्रेडिट को अलग अलग सेक्टर्स में डाइवर्ट किया. पहले जो डाइवर्जन का रेशियो था वो 20 30 50 था, अब डाइवर्जन का रेशियो 35 25 40 हो गया. ये बराबर है? क्लियर है?
और बेटा इसी के साथ इस चैप्टर में आपको पढ़ना पड़ेगा व्हाट इज द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। सो आई एम डन विथ चैप्टर नंबर 8 का रिवीजन। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज रीड वंस। चलो, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, क्वेरीज, डाउट्स? यूनिट नंबर 3 के अंदर अगर कुछ पूछना हो तो मेरे को बताओ। बेटा लेख चैप्टर नंबर 8 क्लासरूम में पढ़ाने के लिए 10 से 12 घंटे लगते हैं, और रिवीजन के अंदर 2 से 2.5 घंटा। देखो, कोई और चीज में हेल्प चाहिए तो मेरे को बता। बेटा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा लेख तेरे को, और वो पढ़ने के बाद तेरे को एमसीक्यूज में अप्लाई करना पड़ेगा। देख, समझना इजी है पर उस समझ को एप्लीकेशन में लाना डिफिकल्ट है। तो इसके एमसीक्यूज वगैरह तूने सॉल्व किए कि नहीं किए? क्या पूरा मटेरियल गो थ्रू किया कि नहीं किया? आईसीआई का मटेरियल गो थ्रू कर ले अगर तुझे कोई क्लासेस का मटेरियल से गो थ्रू नहीं करना है तो। तेरे को डेप्थ ऑफ द कॉन्सेप्ट तक जाना पड़ेगा, तो ही तू आगे समझ पाएगा। यस, शौर्य एंड वन मोर पर्सन, यासीन। यासीन क्लियर है? ओके, सो लेट्स टेक अ ब्रेक। अप्रोक्सीमेटली 4:20 हुआ है, 4:45 को मैं स्टार्ट करेगा। एंड वी स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 9, यूनिट नंबर 1, 2, सॉरी 1, 4 एंड 5। ओके, चल। मेरे को लगता है कि 1 घंटे के अंदर तो पूरा रिवीजन हो जाएगा आफ्टर द ब्रेक, बिकॉज यूनिट 1, यूनिट 4, यूनिट 5, ये मतलब चैप्टर 9 वैसे तो बहुत इजी है। सो ले तुम लोगों को भी, सर मैं जा सकता हूँ? हाँ हाँ शौर्य जाओ, नो प्रॉब्लम शौर्य। टेक केयर, टेक रेस्ट। तेरे को जमता रहेगा तो ऑनलाइन आ जा, नहीं जमता रहेगा तो कोई बात नहीं। सो आई विल स्टार्ट द लेक्चर अगेन इन 20 मिनट्स, 4:45 को स्टार्ट करते हैं। हेलो, सॉरी थोड़ा लेट हो गया मेरे को। चलो, कोई डाउट्स, क्वेश्चंस, क्वेरीज? चैप्टर नंबर 8, एनीथिंग यू वुड वांट मी टू रिवाइज?
हर्ष, अस्मिता, लेक, यासीन। ये तुम लोग हो के नहीं? हेलो, हाय एवरीवन। यासीन, लेक, हर्ष, अस्मिता। तू है के नहीं? रिप्लाई तो दे दो। हाँ। चल। सो बेटा, वील स्टार्ट विथ इंटरनेशनल ट्रेड। बेटा, इंटरनेशनल ट्रेड इज ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज, टू और मोर कंट्रीज. It involves use of different currencies, different people, different rules and regulations. इंटरनेशनल ट्रेड के अपने कुछ एडवांटेजेस भी है और अपने कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। बहुत सालों पहले तक इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर सिर्फ एक मर्केंटलिस्ट थियरी हुआ करता था। मर्केंटलिस्ट थियरी का मतलब क्या? ओनली वन कंट्री विंस, द अदर कंट्री लूजेस। बार्टर सिस्टम होता था। तुम मुझे गुड्स दो और मैं उसके रिटर्न में तुमको गोल्ड एंड सिल्वर देगा। इसमें जो एक्सपोर्टिंग कंट्री था उसका फायदा था और जो इंपोर्टिंग कंट्री था उसका नुकसान था। सो ओनली वन कंट्री विंस, अदर कंट्री लूजेस। एक्सपोर्टिंग कंट्री ओनली एक्सपोर्ट्स, इंपोर्टिंग कंट्री ओनली इंपोर्ट्स. Such a scenario is called as the mercantilist theory. बराबर है लेक, यासीन, आर यू देयर? अस्मिता, क्लियर है? ये लेक और यासीन किधर गायब हो गए? चलो जाने दो। सो अस्मिता, पहला थियरी मर्केंटलिस्ट थियरी, इसमें कोई डाउट? ओनली वन कंट्री विंस, अनदर कंट्री लूजेस, जीरो सम गेम। जीरो सम गेम का मतलब एक्सपोर्टिंग कंट्री सिर्फ एक्सपोर्ट करेगा, इंपोर्टिंग कंट्री सिर्फ इंपोर्ट करेगा। और ट्रेड में होगा बार्टर एक्सचेंज। एक्सपोर्टिंग कंट्री विल सेल गुड्स एंड सर्विसेज, इंपोर्टिंग कंट्री नीड्स टू पे वाया गोल्ड एंड सिल्वर। पर बेटा, एडम स्मिथ बोलता है कि जीरो सम गेम नहीं है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड करने के वजह से दोनों कंट्रीज का फायदा होना चाहिए। इसीलिए एडम स्मिथ ने एक थियरी निकाला जिसका नाम है थियरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, वेर वी स्टडी टू इज टू टू इज टू वन, टू कंट्रीज, टू कमोडिटीज, वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यहां पर मैं अज्यूम करता हूं कि 1 आवर इज इक्वल टू डैश नंबर ऑफ यूनिट्स। सो 1 घंटे में कंट्री ए 6 यूनिट्स ऑफ एक्स बनाता है। वही 1 घंटे के अंदर कंट्री ए 4 यूनिट्स ऑफ वाई बनाता है। सो कंट्री ए किस में बेटर है? एक्स कमोडिटी में। कंट्री बी का देखो तो वाई कमोडिटी में बेटर है। इससे अपने को ये समझ में आया कि एक कमोडिटी में कंट्री ए बेटर है, दूसरे कमोडिटी में कंट्री बी बेटर है। तो कंट्री शुड प्रोड्यूस दोज कमोडिटीज इन विच दे हैव एडवांटेज। बराबर अस्मिता?
फिर बेटा कंपेरेटिव एडवांटेज में क्या दिख रहा है, एक ही कंट्री को दोनों में एडवांटेज है। तो जब एक ही कंट्री को दोनों में एडवांटेज रहेगा तो क्या करना चाहिए, तो भी इंटरनेशनल ट्रेड करना चाहिए और वो कमोडिटीज का एक्सपोर्ट करना चाहिए जिसमें डिसएडवांटेज कम है। So the country A can produce 6 units in 1 hour for X commodity. Country B can produce only 1 unit in 1 hour for X commodity. कंट्री ए 1 घंटे में 4 यूनिट बनाता है वाई का। कंट्री बी 1 घंटे में 2 यूनिट बनाता है। दोनों में एडवांटेज ए के पास है, दोनों में डिसएडवांटेज बी के पास है, फिर भी इंटरनेशनल ट्रेड होना चाहिए। कंट्री ए शुड फोकस ऑन दैट कमोडिटी जिसमें उसका डिसएडवांटेज कम है। तो 1 घंटे में 6 और 1 घंटे में 4, 1 घंटे में 6 में कम डिसएडवांटेज है। कंट्री बी का डिसएडवांटेज कम किधर है, कमोडिटी वाई में है। सो कंट्री ए शुड प्रोड्यूस एक्स कमोडिटी, कंट्री बी शुड प्रोड्यूस वाई कमोडिटी। ये बराबर। लेक यासीन, इफ यू ऑल आर बैक प्लीज लेट मी नो। एंड आर वी क्लियर? अस्मिता आपको समझ में आया है? सो अस्मिता, टोटल कितना थियरीज हो गया, 3। पहला थियरी मर्केंटलिस्ट थियरी, जीरो सम गेम, ओनली वन कंट्री विंस अनदर कंट्री लूजेस। दूसरा थियरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, दोनों कंट्री का फायदा है, एक कंट्री को एक कमोडिटी में प्रोडक्शन का फायदा, दूसरे कंट्री को दूसरे कमोडिटी में प्रोडक्शन में फायदा। कंट्री शुड प्रोड्यूस दोज कमोडिटीज इन विच दे हैव अ लार्जर एडवांटेज। फिर आया कंपेरेटिव एडवांटेज, एक ही कंट्री को दोनों में एडवांटेज, एक ही कंट्री को दोनों में डिसएडवांटेज। तो कंट्रीज को वो कमोडिटी प्रोड्यूस करना चाहिए जिसमें उनका डिसएडवांटेज कम हो। ये जो थियरी था वो दिया था रिकार्डो ने। रिकार्डो ने भी सेम चीज अज्यूम किया था, 2:2:1। 2:2:1 का मतलब 2 कंट्रीज, 2 कमोडिटीज एंड 1 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। पर रिकार्डो ने क्या बोला कि प्रोडक्ट का जो वैल्यू है वो लेबर से डिटरमाइन होता है। बट बेटा अस्मिता, कहने से प्रोडक्ट का वैल्यू सिर्फ लेबर से डिटरमाइन नहीं होता है, क्योंकि लेबर इंटेंसिव कैपिटल इंटेंसिव दोनों टेक्निक्स होती हैं। पर रिकार्डो ने अज्यूम क्या किया था, ओनली लेबर थियरी ऑफ वैल्यू। इसीलिए एक इकोनॉमिस्ट आया जिसका नाम है हेबरलर। हेबरलर ने बोला रादर देन यूजिंग द लेबर थियरी ऑफ वैल्यू वी शुड यूज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो 1 यूनिट ऑफ एक्स बनाने के लिए 4 यूनिट ऑफ वाई खोना पड़ा कंट्री ए को। सो वेरी इंपॉर्टेंट अस्मिता, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट हुआ। कंट्री ए को 1 एक्स बनाना है तो 4 वाई खोना पड़ेगा, 6 एक्स मिलेगा, तो 4/6। कंट्री बी का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर एक्स कमोडिटी विल बी 2/1। तो जिसमें भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम रहेगा वो कमोडिटी प्रोड्यूस करना चाहिए। सो कंट्री ए शुड प्रोड्यूस कमोडिटी एक्स क्योंकि उसमें उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है। कंट्री बी शुड प्रोड्यूस कमोडिटी वाई क्योंकि उसमें उसका कमोडिटी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है। ये बराबर। अस्मिता, यू आर फ्रॉम भिवंडी और यू आर फ्रॉम मुंब्रा और यू आर फ्रॉम सम अदर ब्रांच? ओके। अरे लेक यासीन किधर गायब हो, पूरा यूनिट मैंने 4:45 का ही टाइम दिया था ना वापस आने का। ये लोग अभी तक नहीं आए। जाने दो। सो अस्मिता, मर्केंटलिस्ट थियरी, कंपेरेटिव एब्सोल्यूट एडवांटेज, कंपेरेटिव एडवांटेज। फिर बेटा नेक्स्ट थियरी का नाम था एचओ थियरी, हेक्सचर ओलिन थियरी, जहां पर अजम्पशन 2:2:2 हो गया, 2 कंट्रीज, 2 कमोडिटीज, 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। दिस थियरी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, फैक्टर एंडाउमेंट एंड फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन।
सो बेटा फैक्टर एंडाउमेंट बताओ, क्या यूएसए और इंडिया के पास सेम सेट ऑफ रिसोर्सेज है? डज इंडिया एंड यूएसए हैव द सेम सेट ऑफ रिसोर्सेज? नो। इसकी वजह से कहना है फैक्टर प्राइसेस अनइक्वल है। सो इंडिया के अंदर अस्मिता वेजेस कम है और यूएसए में वेजेस ज्यादा है। क्यों इंडिया में वेजेस कम है? क्योंकि इंडिया के पास लेबर सरप्लस है। यूएसए में क्यों वेजेस ज्यादा है? क्योंकि यूएसए के अंदर लेबरर्स कम है। यस, लेबर ज्यादा तो वेजेस कम, लेबर कम तो वेजेस ज्यादा। सो बेटा ये जो बार डायग्राम बनाया है, क्या वो इक्वल बार्स है कि अनइक्वल बार्स है? इसका मतलब फैक्टर प्राइसेस आर इक्वल के फैक्टर प्राइसेस आर अनइक्वल? तो ये फैक्टर प्राइस को इक्वल करने के लिए ट्रेड करना चाहिए। ट्रेड करने के वजह से फैक्टर प्राइसेस इक्वलाइज हो जाएगा। तो यहां पर अपन ने एग्जांपल लिया, अगर यूएसए और इंडिया ने ट्रेड नहीं किया तो क्या होगा, ट्रेड किया तो क्या होगा? ट्रेड किया, टू कंट्रीज, टू कमोडिटीज, टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। टू कंट्रीज यूएसए एंड इंडिया। Two commodities, laptop and cloth. Two factors of production, labor and capital. If there is no trade, then USA will require three labor, three capital for one laptop and one cloth. बराबर अस्मिता? और उसी की जगह पर इंडिया का बात करें तो इंडिया को भी तीन लेबर तीन कैपिटल लगेगा। अब ट्रेड करने से क्या होगा? ट्रेड करने के वजह से यूएसए विल फोकस ओनली ऑन लैपटॉप, इंडिया विल फोकस ओनली ऑन क्लॉथ। क्योंकि इंडिया के पास लेबर सरप्लस है तो वो लेबर टेक्निक पर फोकस करेगा। यूएसए के पास कैपिटल है तो वो कैपिटल की टेक्निक पर फोकस करेगा। सो यूएसए विल ओनली फोकस ऑन लैपटॉप, इंडिया विल फोकस ओनली ऑन क्लॉथ, जिसके वजह से फैक्टर प्राइसेस क्या हो गए, इक्वल। कहना से बेटा पहले यूएसए में तीन लेबर तीन कैपिटल लग रहे थे, अब यूएस में चार कैपिटल लग रहा है तो कैपिटल का डिमांड बढ़ गया। कैपिटल का डिमांड बढ़ने के वजह से कैपिटल का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया रहेगा। सो यूएसए में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम था, यूएसए में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया। यूएसए में वेजेस ज्यादा था, पर अब वेजेस लेबरर का सप्लाई बढ़ गया। लेबरर का सप्लाई बढ़ गया है। लेबरर का सप्लाई बढ़ने के वजह से उसका वेजेस कम हो गया। तो यूएसए में क्या हुआ देख, यूएसए में वेजेस कम, इंटरेस्ट ज्यादा। इंडिया में उल्टा, इंडिया में वेजेस ज्यादा, इंटरेस्ट कम। इसकी वजह से क्या हो गया अस्मिता, कहने से फैक्टर प्राइजेस इक्वलाइज हो गए। एंड दैट इज योर एच ओ थियरी। फिर बेटा एक थियरी आया जिसका नाम है न्यू ट्रेड थियरी, विच इज एप्लीकेबल टू मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अभी तक अपन जितना भी पढ़ रहे थे कहना से वो परफेक्ट कंपटीशन था। आई रिपीट, अभी तक हम जितना भी पढ़ रहे थे दैट वाज फॉर परफेक्ट कंपटीशन। नाउ द न्यू ट्रेड थियरी इज एप्लीकेबल फॉर imperfect competition। imperfect competition मतलब can I say it is applicable for monopolistic competition? अरे लेक यासीन, कहाँ मर गए हो सालों? पूरा यूनिट वन खत्म हो गया रिवाइज करके, तुम अभी तक नहीं आए। श्राप लगेगा तुमको, मेरा श्राप। अरे लेक तू सो गया है, मेरे को ऐसा फीलिंग आ रहा है। एनीवे, सो बेटा अस्मिता कैन आई से देर आर इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड देर इज अ नेटवर्क इफेक्ट।
इकोनॉमीज ऑफ स्केल सप्लाई साइड है, नेटवर्क इफेक्ट डिमांड साइड है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल के वजह से कॉस्ट कम, लो कॉस्ट लो प्राइस मॉडल। जबकि नेटवर्क इफेक्ट में क्या होता है, मैं आपको कोई चीज खरीदते हुए देखता हूं तो मैं भी वो चीज खरीद लेता हूं, जिसको हम बोलते हैं बैंड वैगन इफेक्ट। एज द नेटवर्क बिकम्स मोर वैल्यूएबल एंड मोर पीपल ज्वाइन, जैसे कि व्हाट्सएप का ग्रुप, इंस्टाग्राम, मोबाइल फोन्स लाइक आईफोन। हायर द नंबर ऑफ यूजर्स हायर इज द वैल्यू। बोल बेटा अस्मिता, आई थिंक ये क्लास में सिर्फ आप और मैं ही हैं, तो आपको यूनिट नंबर 1 में कुछ और हेल्प चाहिए क्या? चलो, उसके बाद यूनिट नंबर 4 पर जाते हैं। अबे जा यासीन, कितने टाइम से बुला रहा हूं, तू पूरा लेक्चर था क्या? ओके यासीन, ऐसा क्या कर रहा है कि तेरे हैंड्स आर डर्टी, डर्टी फेलो। चलो, सो बेटा द नेक्स्ट यूनिट इज एक्सचेंज रेट एंड इट्स इकोनॉमिक इफेक्ट्स। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता है, मार्केट के अंदर होते हैं पार्टिसिपेंट्स like central bank, commercial bank, foreign exchange dealers. Speculators are those who buy in one market, sell in the same market, but time period is different. They buy in the present and they sell in the future. Such a market is called as, or such a person who does that is called as a speculator. आर्बिट्रेजर कौन होता है? आर्बिट्रेजर सेम टाइम पर दो अलग मार्केट में बेचता है। एक मार्केट से खरीदा दूसरे मार्केट में बेच दिया आर्बिट्रेजर, आज खरीदा कल बेचा स्पेक्यूलेटर। टाइम पीरियड अलग तो स्पेक्यूलेटर, मार्केट अलग तो आर्बिट्रेजर। फिर हु इज द अदर डिटर्मिनेंट और पार्टिसिपेंट इज द एमएनसी, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। फिर इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स में हमारे पास 5 करेंसीज हैं, यूएस डॉलर्स, जापानीज येन, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, यूरोज एंड चाइनीज युआन। फॉरेन एक्सचेंज बेटा, व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज? फॉरेन एक्सचेंज मतलब एनी करेंसी अदर देन होम करेंसी। रुपीस को छोड़ के जो भी करेंसी है वो हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज है। फिर फॉरेन एक्सचेंज का रेट निकलता है, एक नॉमिनल होता है एक रियल होता है। नॉमिनल इज द एक्चुअल एक्सचेंज रेट, रियल इज द परचेजिंग पावर। रियल एक्सचेंज रेट कैसे कैलकुलेट होता है? रियल एक्सचेंज रेट is equal to nominal exchange rate into domestic price index upon the foreign price index। उससे अपने को पता चलता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज द परचेजिंग पावर। इंडिया में मेरे को एक स्केल, रबर, पेंसिल, बॉटल, कंपास, बुक खरीदने के लिए 200 रुपए लगते हैं। वही चीज मेरे को यूएसए में खरीदने के लिए 1000 रुपए लगते हैं। तो इसको हम बोलते हैं एज रियल एक्सचेंज रेट। बराबर है यासीन, अस्मिता, आर वी क्लियर?
फिर बेटा दो टाइप के कोट होते हैं. वन इज कॉल्ड एज अ डायरेक्ट कोट, अनदर वन इज कॉल्ड एज एन इनडायरेक्ट कोट. डायरेक्ट कोट में when unit of foreign currency is expressed in terms of units of another currency, then it is a direct quote. बेटा दो वर्ड है, एक यूनिट और एक यूनिट्स. when unit is the base currency, units is the counter currency. When unit is a foreign currency and units is a foreign currency, domestic currency, then it is called as a direct quote. और इनडायरेक्ट कोट उसका उल्टा है. when unit is domestic currency and units is foreign currency, then we call it as indirect quote. So अस्मिता, ये वाला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. डू यू वांट मी टू एक्सप्लेन दिस अगेन और आर वी क्लियर विद दिस? ओके, चलो उसके बाद देर इज समथिंग कॉल्ड एज क्रॉस करेंसी, where there are three currencies and there are two quotes. तो जब तीन करेंसी दो कोट होता है तो हम उसको बोलते हैं क्रॉस करेंसी. $2 दिया है और ₹2 दिया है. आई रिपीट, $2 और ₹2. तो कहना इसे अपने को तीसरा कोट मिल जाएगा, दैट इज $2 रुपी कॉमन हो जाएगा. अरे लेख, दारुड्या, झोपून झालं तुझं? यूनिट 1 खत्म हो गया, यूनिट 4 भी खत्म होने को आया है. अब तेरा क्या होगा कालिया? चलो, फिर आता है एक्सचेंज रेट रिजीम. फ्री फ्लोटिंग मतलब डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस डिटरमाइन द एक्सचेंज रेट. फिक्स्ड का मतलब गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक डिसाइड्स द एक्सचेंज रेट. और मैनेज्ड फ्लोटिंग का मतलब पार्शियली बाय डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, पार्शियली बाय गवर्नमेंट. बोलो. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. होम करेंसी अप्रिसिएशन, होम करेंसी डेप्रिसिएशन. अपना करेंसी कब अप्रिशिएट होएगा? जब अपने देश में डॉलर्स का सप्लाई बढ़ जाएगा. फॉरेन करेंसी का सप्लाई बढ़ेगा तो अपना करेंसी स्ट्रांग हो जाएगा. और फॉरेन करेंसी का अगर हमने डिमांड बढ़ा दिया तो अपना करेंसी वीक हो जाएगा, उनका करेंसी स्ट्रांग हो जाएगा. अपना करेंसी अप्रिशिएट हुआ तो उनका करेंसी डेप्रिशिएट होगा. अपना करेंसी डेप्रिशिएट होगा तो उनका करेंसी अप्रिशिएट होगा. बोलो, आर वी क्लियर? एक बार क्विकली ये गो थ्रू करो. होम करेंसी अप्रिसिएशन, होम करेंसी डेप्रिसिएशन, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स इन दिस देन लेट मी नो. होम करेंसी अप्रिसिएशन का कॉज क्या है? सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन होम कंट्री बढ़ जाएगा. क्यों बढ़ेगा? एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा, एफडीआई बढ़ेगा, एफआईआई बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा, रेमिटेंसेस बढ़ेगा. तो सप्लाई बढ़ गया तो सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टू द राइट.
सप्लाई कर्व राइट में शिफ्ट हो जाएगा तो होम करेंसी अप्रिशिएट हो जाएगा, फॉरेन करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगा। आर वी ऑल क्लियर? लेक यासीन, इसमें कोई डाउट है? ये जो लिखा है कॉज है, ये जो लिखा है इफेक्ट है। लेक, कोई चीज नहीं समझी है तो पूछ ले, तेरे कोई डाउट्स हो तो मेरे को पूछ ले। चल, इसका ऑपोजिट होम करेंसी डेप्रिसिएशन। अपनी करेंसी कब डेप्रिशिएट होगी? जब हम हमारे देश में रहकर दूसरे करेंसी का डिमांड करते हैं। So when the demand for foreign currency in home country increases, demand curve will shift to the right. When demand curve shifts to the right, there is depreciation of home currency, appreciation of the foreign currency. लेख, अगर कोई स्पेसिफिक डाउट है तो तू मेरे को पूछ ले, आई विल हेल्प। डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी कब बढ़ेगा? जब इंपोर्ट का पेमेंट्स बढ़ जाएगा, जब इंडियन फर्म्स फॉरेन फर्म्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे, लोन का रीपेमेंट बढ़ जाएगा, जब इंडियंस बाहर घूमने के लिए जाएंगे, एजुकेशन के लिए जाएंगे, हेल्थ केयर फैसिलिटीज के लिए जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट के लिए जाएंगे। क्लियर? सो बेटा, जैसा अप्रिसिएशन होता है वैसे रीवैल्यूएशन होता है। अप्रिसिएशन इज डन बाय डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, रीवैल्यूएशन बाय गवर्नमेंट। दोनों का मीनिंग सेम है। डेप्रिसिएशन डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, डीवैल्यूएशन गवर्नमेंट करती है। फिर रेट दो टाइप का होता है, एक स्पॉट रेट और एक कॉन्ट्रैक्चुअल रेट या फॉरवर्ड रेट। सो स्पॉट रेट इज दैट रेट जो अभी का रेट चल रहा है वो। और कॉन्ट्रैक्चुअल मतलब यू हैव एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टुडे फॉर इट्स एग्जीक्यूशन टू बी डन इन द फ्यूचर। बोलो, बराबर है? क्लियर है? श्योर हो? यासीन एंड लेक, द लास्ट टू मैन स्टैंडिंग। लेक, तेरे को यूनिट 1 और यूनिट 4 तूने रिवाइज किया था। सबसे पहला सवाल। ओके, तो उसमें तेरे को कोई स्पेसिफिक डाउट है? एंड डू यू वांट मी टू रिपीट दैट? आई डोंट माइंड। ठीक है, डन। और बेटा, चैप्टर नंबर 9 का 5th यूनिट इज विथ रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट। Capital can move in the form of aid or grant, in the form of borrowing, in the form of deposits by residents who are living abroad. And the most important one is FDI and FPI. Foreign direct investment, foreign portfolio investment.
बेटा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज इन रियल कैपिटल, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज इन नॉमिनल कैपिटल। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फिजिकल असेट्स में होता है, जबकि ये फाइनेंशियल असेट्स में होता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के वजह से अपने कंट्री का प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ता है, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ता है। जब आप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसमें कोई प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ता नहीं है। एफडीआई आएगा तो साथ में टेक्नोलॉजी लाएगा। एफपीआई के साथ कोई टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हो ये जरूरी नहीं है। एफडीआई के वजह से आउटपुट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, वेज लेवल्स बढ़ेंगे। पर एफपीआई के वजह से इनमें से कुछ भी नहीं होगा। एफडीआई के वजह से अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो स्टेटमेंट है उस पर तुरंत इंपैक्ट पड़ेगा। जबकि एफडीआई के अंदर ऐसा कुछ भी, एफपीआई के अंदर ऐसा होता नहीं है। कहना इसे एफडीआई का मेन मोटिव बिजनेस मोटिव है, जबकि फॉरेन पोर्टफोलियो का मेन मोटिव रिटर्न ऑन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है। सो बेटा ये जो है ना, ये वाला डिस्टिंग्विश वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एफडीआई लॉन्ग टर्म के लिए होता है, एफपीआई शॉर्ट टर्म के लिए होता है। एफडीआई के अंदर आपको मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है, एफपीआई के अंदर आपको मैनेजमेंट में इंटरेस्ट नहीं है। अगर आपने 10% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है तो वो एफडीआई है। 10% से लेस का इन्वेस्टमेंट किया है तो वो एफपीआई है। एफडीआई के अंदर कोई स्पेक्यूलेटिव मोटिव नहीं है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं है। जबकि एफपीआई के अंदर इट इज स्पेक्यूलेटिव इन नेचर। सो बेटा यूनिट नंबर 5 में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये एफडीआई के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एफडीआई 3 तरीके का होता है। हॉरिजॉन्टल, सेम लाइन ऑफ बिजनेस। वर्टिकल, आई वर्टिकल इज सिमिलर, रिलेटेड बिजनेस, नॉट सेम। एंड कॉन्ग्लोमरेट मतलब डिफरेंट, अनरिलेटेड बिजनेस। मैं इंडिया में बिजनेस करता है एसी बनाने का, यूएस में भी बिजनेस करता हूं एसी बनाने का, दोनों देश में सेम बिजनेस किया तो हॉरिजॉन्टल एफडीआई। मैं इंडिया में कार मैन्युफैक्चर करता है पर मैंने चाइना में रॉ मटेरियल का कंपनी खोला, वर्टिकल एफडीआई। मैं इंडिया में कार मैन्युफैक्चर करता है पर यूएस में उसका सर्विस सेंटर खोला, तो इट इज अ वर्टिकल एफडीआई। रिलेटेड इंडस्ट्री है, सेम इंडस्ट्री नहीं है। एंड कॉन्ग्लोमरेट मतलब अनरिलेटेड। मैं इंडिया में एसी बनाता है पर यूएसओ में मेरा सॉफ्ट टॉयज का कंपनी है, लाबूबू। ए आर वी क्लियर? लेक यासीन, समझ में आया है? With that, I am done with the entire revision. Benefits and cost. Benefit मतलब advantages, cost मतलब disadvantages. Benefits मतलब merits, cost मतलब demerits. तो अगर हमने एफडीआई किया तो क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है? फिर बेनिफिट एंड कॉस्ट टू द होस्ट कंट्री। होम कंट्री वो होता है जिसने इन्वेस्टमेंट किया, होस्ट कंट्री वो होता है जिसने इन्वेस्टमेंट लिया। एफडीआई 2 तरीके से आ सकता है, एक ऑटोमेटिक रूट, एक अप्रूवल रूट। ऑटोमेटिक रूट का मतलब गवर्नमेंट का अप्रूवल का जरूरत नहीं है, जबकि अप्रूवल रूट का मतलब होता है कि वी नीड टू टेक द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट। बोलो, आर वी ऑल क्लियर? प्रोहिबिशन इज इंपॉर्टेंट, कहां कहां पर एफडीआई अलाउड नहीं है।
लॉटरी, चिट फंड, गैम्बलिंग, निधि कंपनी, TDRs, रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिगार्स, एक्टिविटीज इन एटॉमिक एनर्जी, ये सब जगहों पर हमको FDI अलाउड नहीं है। जब इंडिया वाले बाहर के देश में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन फर्म्स। दीज आर आउटबाउंड FDI, इंडिया के बाहर गया है। और आज के डेट में इसका साइज बढ़ता जा रहा है बिकॉज ऑफ अडानीज, अंबानीज, टाटाज, बिरलाज। Everything else in unit number 5 is read once. So what I want you to do, बेटा आप लोग unit 1, 4, 5 के MCQ सॉल्व करो। कुछ डाउट हो तो मेरे को पूछो। आई विल स्टार्ट द डिस्कशन अगेन एट 5:45। कल के लेक्चर के लिए होमवर्क क्या है? unit 2, unit 3, chapter 9 and chapter number 3, दैट इज थियोरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। ये आपके कल के क्लास के लिए होमवर्क है। यासीन तू है? लेख तेरा MCQ सॉल्व करके हो गया है? तो मैं 15 मिनट में डिस्कशन चालू करता हूं। यासीन तब तक तू भी देख ले, तेरे को कुछ हेल्प चाहिए रहेगा तो मेरे को बता। चलो, एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज? लेख, यासीन, पक्का? ओके, व्हाट अबाउट लेख? लेख वापस हो गया? हाँ, नहीं नहीं है। लेक unit 1, 2, 1, 3, 1, 4, 9 में, 1, 4, 5 में से कुछ हेल्प चाहिए तेरे को? ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, हिट द बेल आइकन। बाय बाय।